हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं डीएसएसबी की तैयारी और आगे आने वाला जो एम्स है उसकी तैयारी शुरू करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में लाया हूं जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका एम्स का सिलेबस है या जो डीएसएसबी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी सब्जेक्ट हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन है, कुछ एनेस्थीसिया से है, कुछ ओटी से है, कुछ पेशेंट केयर से, ऐसे सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले मैं बता दूं बच्चों, ये जो क्लास है वो रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एमसीआरई, डीएसएसबी, केजीएमयू का तो पेपर अभी जो है जब भी होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस लगभग सभी का सेम है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। क्लास नंबर ये 14 जो है बच्चों रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म टू डिसइंफेक्टेंट इज, कि मोस्ट रेजिस्टेंस जो है वो ऑर्गेनिज्म कौन सा रहेगा। क्या बैक्टीरिया वो है, क्या वायरस है, क्या फंगस है, या बैक्टीरियल स्पोर है। मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि आप उसका ऑटोक्लेव कर दो या आप किसी और जो तरीका है उससे स्टरलाइजेशन करने की कोशिश कर दो या डिसइंफेक्ट करने की कोशिश कर दो। एक इनमें से ऐसा है जो मोस्ट रेजिस्टेंस है, उसको डिसइंफेक्टेंट से आप जो है डिसइंफेक्टेंट से मार नहीं सकते उसको, ठीक है, क्या खत्म नहीं कर सकते। तो क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा बैक्टीरियल स्पोर। बैक्टीरियल स्पोर जो होता है उसके आउटर लेयर जो रहती है, ठीक है, वो बहुत रेजिस्टेंस होती है, वो जल्दी से टूटती नहीं है। तो फिर उसमें क्या है, ऑटोक्लेव यूज लिया जाता है। ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर होता है कितना रहेगा, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट। सही बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं, फॉर 15 मिनट। फॉर 15 मिनट। जब आप क्लास देख रहे होते हो, अभी तो लाइव क्लास नहीं है, वरना कई बच्चे कमेंट भी करते हैं हाँ सर सही बोल रहे हो। फॉर 15 मिनट, ठीक है। और 3 मिनट के लिए कब यूज करेंगे फिर? 3 मिनट के लिए कब यूज करेंगे? जब टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा, लगभग 140 डिग्री प्लस टेम्परेचर पहुंच जाएगा, वहां पर 3 मिनट के लिए हम यूज करेंगे ऑटोक्लेव। मतलब 3 मिनट के लिए वो रहता है। तो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट ये करते हो, जब जाके जो है स्पोर खत्म होता है। तो क्या रहेगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो समय कम होता जाता है। मान लो 126 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर लिया, 125 126 डिग्री सेल्सियस, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 10 मिनट हो जाएगा। तो ऐसे टेम्परेचर जो है जैसे बढ़ता है समय कम होता जाता है। ज्यादातर जो अब तक जो ऑटोक्लेव से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनमें जो आया है वो आया 121 डिग्री सेल्सियस के लिए कितनी देर के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है द मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर वुंड इन्फेक्शन, कि जो घाव हो जाता है उसमें इन्फेक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया या वायरस जो है वो जिम्मेदार होता है, ये पूछा है आपसे। बताइए कौन सा रहेगा। इकोलाई रहेगा, स्टेप्टोकोकस ओरियस रहेगा, स्टेप्टोकोकस रहेगा, या क्लेप्सिला रहेगा। क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी पेशेंट का जो घाव होता है या सर्जरी के बाद में आपने जो इंसिजन दिया है उसमें कौन रेस्पॉन्सिबल होगा घाव के इन्फेक्शन के लिए सबसे ज्यादा। हालांकि तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कौन रेस्पॉन्सिबल रहेगा, मोस्ट कॉमन पूछा है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा आपका, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर वुंड इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ध्यान रहे, इसका थोड़ा ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन। क्लियर है? नेक्स्ट चलो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों आज। नेक्स्ट बोल रहा है जी, प्रेशर इन फुल नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, कि N2O का सिलेंडर है, बोल रहा है कि फुल सिलेंडर भरा हुआ है तो उसका प्रेशर क्या रहेगा, 200 psi रहेगा, 500 psi रहेगा, 750 psi रहेगा, या 2000 psi रहेगा। psi की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई पूछ ले कि psi की फुल फॉर्म, पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्लियर है? ये याद रहना चाहिए, पाउंड पर स्क्वायर इंच। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, psi की फुल फॉर्म पूछ ली, क्या बताओगे? तो आपको पता होना चाहिए। देखो, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का प्रेशर पूछ सकता है आपसे, ऑक्सीजन के सिलेंडर का प्रेशर पूछ सकता है, ये मोस्ट कॉमन है, इनके प्रेशर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का कितना हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर, 750 psi। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, ये मल्टीपल टाइम जो है एग्जाम में भी आया हुआ है, और यहां भी मैंने आपको करवा दिया है। क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो प्रेशर, दूसरा कलर कोड। तो कलर क्या रहेगा इसका,
ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर का सिलेंडर हो सकता है, मतलब होता है ये पूछा जा सकता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रेशर आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पर क्या बोला है, फुल सिलेंडर नाइट्रस ऑक्साइड का भरा हुआ है, आपको बोल दे कि हाफ सिलेंडर नाइट्रस ऑक्साइड का भरा हुआ, हाफ फुल मतलब आधा भरा हुआ सिलेंडर है, उसके नाइट्रस ऑक्साइड का प्रेशर बताओ, तो क्या प्रेशर रहेगा, करो कमेंट, क्या रहेगा, 750 psi। कितना प्रेशर रहेगा, जितना फुल भरे हुए का प्रेशर था उतना ही प्रेशर किसका रहेगा, जो आधा भरा हुआ है या फिर आधा खाली है, बात ये की है, दोनों का प्रेशर कितना रहेगा, 750 psi ही प्रेशर रहेगा। दूसरी चीज, ये किस कारण से होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि अब आप ऑक्सीजन की बात करो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर फुल भरा हुआ है तो उसका प्रेशर रहता है लगभग 2000 psi, पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब कोई बोल दे कि साहब ऑक्सीजन का सिलेंडर आधा भरा हुआ है, ये क्या था, ये फुल था, अब कोई बोल दे आधा भरा हुआ, हाफ फुल, तो क्या प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर 1000 psi रहेगा। अब आप बोल रहे हो यहां पर कि साहब फुल भरा हुआ है 2000 psi प्रेशर है, आधा भरा हुआ है 1000 psi प्रेशर हो गया, लेकिन यहां पर अलग सीन चल रहा है, यहाँ आधे भरे हुए का भी 750 psi है और फुल भरा हुआ है तो भी 750 psi। ये गेम चल रहा है भाई साहब क्रिटिकल केयर टेम्परेचर का, सॉरी अब हाँ, उसमें क्या होता है -119 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। मतलब इस टेम्परेचर पे जाके ऑक्सीजन जो है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। नाइट्रस ऑक्साइड का कितना होता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लगभग इतना होता है 35-36 के समथिंग इसका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अब यहां पर जाके N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड, वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट आपके हो गए। क्लियर है। अब नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस के समथिंग, अपन 25 से 30 मान लेते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर वैसे 25 ही होता है। अब देखो ये टेम्परेचर तो इससे बहुत ज्यादा नीचे है, ये इससे ऊपर है, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, आपको जो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है वो अगर आधा भरा हुआ भी है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो भी वहां पर क्या होगा, आपको दिखाई प्रेशर जो है वो पूरा ही देगा जितना उसका प्रेशर होता है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई पूछ ले क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की बहुत इजी डेफिनेशन में आप लोगों को बता देता हूं, वो टेम्परेचर जिसपे किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है, एक डेफिनेशन ही हो गई। दूसरी डेफिनेशन, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर नाम देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का होता है 36.5, ऑक्सीजन का पूछ ले तो -119 डिग्री सेल्सियस, 119 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। समझ में आया क्या प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इतना सीरियस कैसे हो रहे हो, मैं पढ़ाते पढ़ाते सीरियस हो जाता हूँ तो आप लोग भी पढ़ते पढ़ते सीरियस हो जाते हो, थोड़ा चिल रह के पढ़ो। पेपर देने बैठो बड़े मस्त होके पेपर देना, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हो। सिलेक्शन होना नहीं होना बहुत अलग बातें होती है। और अभी केजीएमयू का रिजल्ट आया है, बहुत स्टूडेंट अपने सिलेक्ट हुए हैं, मैंने एक दो फ्लेक्स करने के लिए स्टोरी स्टेटस भी लगाए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। आपने जो 2025 वाला सीआरई हुआ था उसमें भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अपने यहाँ से, ठीक है। हालांकि मेरे ये चैनल नहीं था तब, लेकिन मैं जिस भी चैनल में पढ़ा रहा था वहां से उन लोगों ने, मतलब पढ़ा टीचर में ही था, ठीक है, टीचर मैटर करता है। और एमपी ग्रुप 5 का रिजल्ट आया था उसमें भी, और एम्स के थ्रू जो है, सॉरी सीआरई के थ्रू ईएसआईसी भी कईयों को मिला है, तो उन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे और मैंने स्टोरी भी लगाई थी। और अब वो जो उनके स्क्रीनशॉट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है बच्चों बायो में मिल जाएगा आपको। यूट्यूब चैनल जो है अपना, उसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। उसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो कर डालिए। चलिए लिंक मिल जाएगा सबका बायो में, लिंक बच्चों जाके चेक कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। अभी जो एम्स हुआ था 2025 वाला, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे लॉस से रिलेटेड, ठीक है, जो आपके चार्ल्स लॉ है, ठीक है, डाल्टन लॉ है, या और भी बॉयल्स लॉ है, वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये यहां पर अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है कि चार्ल्स लॉ जो है वो क्या बताता है। चार्ल्स लॉ क्या है बेसिकली, ये पूछ रहा है आपसे। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के
प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा बोल रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर वही V 1/T मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, ठीक है, या फिर अपोजिट में बोल रहा है इसके। फोर्थ भी यही बोल रहा है P 1/V, मतलब कुछ इस तरीके से। तो क्या आंसर रहेगा? चार्ल्स लॉ क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है कि चार्ल्स लॉ क्या है, तो बताइए, कमेंट करके बताइए फटाक से। देखो यहां से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, कोई बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई चार्ल्स लॉ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बताइए, अभी यहाँ एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, वहां पर शायद बॉयल्स लॉ से पूछा होगा आई थिंक। तो क्या रहेगा आंसर? तो क्या आएगा बच्चों? इसमें बी आ जाएगा। V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T। ये बोलता है कौन? चार्ल्स लॉ। क्लियर है? तो अपने बहुत ज्यादा डीप नहीं, हालांकि आपने 11th 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जब फिजिक्स पढ़ी होगी तो उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ये आता है, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां भी आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक पढ़ते हो तो वहां भी आता है, और फिजिक्स में भी ये है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये ऑक्सीजन का क्वेश्चन आ गया। द प्रेशर इन फुल ऑक्सीजन सिलेंडर, कि फुल ऑक्सीजन सिलेंडर जो रहेगा उसका प्रेशर क्या रहेगा? 700 psi रहेगा, 1500 psi रहेगा, 2000 psi रहेगा, या फिर 220 psi रहेगा? तो अभी अभी अपन ने इसका आंसर किया ही है। कितना रहेगा बच्चों? 2000 psi। अभी अभी आंसर किया है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कलर कोडिंग थोड़ी बता देता हूँ इसके, हालांकि आप लोगों को सबको कलर कोडिंग पता है, लेकिन अपनी क्लासेस जो है नए बच्चे भी अटेंड करते हैं, तो एक बार आपके लिए रिकॉल हो जाएगा, उनके लिए नई चीज होगी। तो क्या रहता है? BLACK, ब्लैक बॉडी विथ वाइट शोल्डर, विथ वाइट शोल्डर। ब्लैक बॉडी विथ वाइट शोल्डर, मतलब ब्लैक तो बॉडी रहेगी, और जो शोल्डर रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपके व्हाइट रहेगा। ये कलर कोडिंग होती है ऑक्सीजन की, 4O2, ठीक है। 2000 psi प्रेशर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। अगर एक चीज और पूछ ले इसके बारे में, पिन इंडेक्स, पिन इंडेक्स पूछ ले तो कितना रहेगा? 2 और 5। N2 का पिन इंडेक्स पूछ ले, N2 नाइट्रस ऑक्साइड का पूछ ले पिन इंडेक्स, तो कितना? 3 और 5 याद होना चाहिए। 2 और 5 एंड 3 और 5 4, 3 और 5 4 नाइट्रस ऑक्साइड, 2 और 5 4 ऑक्सीजन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? हालांकि पिन इंडेक्स जो है मैंने अलग से बता दिया, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। पिन इंडेक्स होता क्या है बच्चों? पिन पॉइंट भी बोलते हैं या पिन इंडेक्स भी बोलते हैं। किसी भी सिलेंडर को अपनी पोजीशन पे फिट करने के लिए पिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर ऑक्सीजन की जगह लगाने जाऊंगा तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पिन पॉइंट अलग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का पिन पॉइंट अलग है, ऑक्सीजन का पिन पॉइंट अलग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है द विच लॉ स्टेट दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये यहां पर जो था ना अभी, वो अपॉन में था। अपॉन में कैसे था वहां पर? V डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, जो भी कुछ भी था वहां टेम्परेचर था तो टेम्परेचर। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अपॉन में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसको बोल देते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और बिल्कुल सामने आ रहा है तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है बच्चों? तो अपने से क्या पूछ रहा है? अरे यार एक सेकेंड। तो अपने से क्या पूछ रहा है यहां पर? बोल रहा है कि द लॉ विच स्टेट दैट प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि कौन सा लॉ की स्टेट रहती है, कौन सा लॉ है जिसमें प्रेशर जो होता है, P जो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। ऐसे बोल रहा है अपने से। अब बताओ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, डाल्टन लॉ, कौन सा लॉ? बताइए, कमेंट कीजिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों इसमें? इसमें आ जाएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स जो लॉ रहता है उसमें रहता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है? याद कर लेना ये। नेक्स्ट बोल रहा है इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन इज यूज फॉर, कि इथाइलिन ऑक्साइड जो है ETO जिसको आप बोलते हो, ETO, ठीक है। अब आपको पता लगेगा ETO जो होता है इथाइलिन ऑक्साइड गैस उसके अंदर आती है। अब सीधा आपको दे दे कि ETO मशीन में कौन सी गैस यूज दी जाती है, तो इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज दी जाती है।
एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश हम करेंगे। तो इथाइलिन ऑक्साइड जो रहता है स्टरलाइजेशन, वो किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर मेटल इंस्ट्रूमेंट, रबर एंड प्लास्टिक आइटम्स, ग्लासवेयर या लिनन, बताइए। अब सीधा सा दिमाग ये लगाना है, गैस स्टरलाइजेशन है, ये गैस से जो भी आप चीजें स्टरलाइज कर रहे हो वो ऐसी चीजें स्टरलाइज करोगे जो ऑटोक्लेव से स्टरलाइज नहीं हो सकती, या फिर जो हीट सेंसिटिव है उनको वहां पर आप यूज नहीं लोगे। तो इसमें से क्या हीट सेंसिटिव दिख रहा है आपको? सर मेटल इंस्ट्रूमेंट हीट सेंसिटिव होते हैं क्या? नहीं सर, आराम से उससे स्टरलाइज हो जाते हैं। प्लास्टिक एंड रबर, ये सर यहाँ दिक्कत है, ये जो है इनको गैस स्टरलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑटोक्लेव में डालोगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ग्लासवेयर, सर ग्लासवेयर भी हम जो है इसमें ऑटोक्लेव में नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो वो भी टूट सकते हैं। लेकिन कुछ ग्लासवेयर आइटम ऐसे हैं जिनको कर भी सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है इथाइलिन ऑक्साइड, वो किसके लिए है? रबर और प्लास्टिक के लिए है। लिनन के लिए सर हम ऑटोक्लेव ही यूज लेते हैं प्रॉपर। क्लियर है? इसमें केमिकल स्टरलाइजेशन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है जी आपको लेरिंगोस, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं आए हुए है। अब आप देख लो, 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, 7 इजी आते हैं। जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ के जाता है उसको तो 7 क्वेश्चन इजी लगेंगे आराम से। लेरिंगोस्कोप ब्लेड फॉर अडल्ट, लेरिंगोस्कोप ब्लेड जो है अडल्ट के लिए कौन सी यूज की जाती है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया, यहां पर ऑप्शन ऐसे था 0 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सॉरी 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे था ऑप्शन। मैंने चेंज किया ताकि आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाए, वरना ये था ऑप्शंस में तो ये था। तो यहाँ पर क्या आता है? फिर यहाँ पर 3 आता है आंसर, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 4 आंसर आएगा, जो हम अडल्ट के लिए यूज लेते हैं। अब अडल्ट के लिए हम यूज जो है 3 नंबर भी लेते हैं, क्लियर है? लेकिन यहाँ पर 4 आंसर आएगा, और वो जो क्वेश्चन था उसमें ऐसे था 0, 1, 2 और 3, तो वहां पर फिर आंसर क्या हो जाता? फिर वहां पर 3 आंसर हो जाता लेरिंगोस्कोप ब्लेड। क्लियर है? एक लेरिंगोस्कोप पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, आप इसी अपने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर मैंने पूरा लेरिंगोस्कोप की जो ब्लेड है, जो हैंडल है, उसको लगाने का तरीका, किस ब्लेड कितने नंबर की है, वो सब दिखा रखा है। तो आपको अगर साइज भी दे दे तो उससे भी आप बता दो, देख के बता दो कि ये कितने नंबर ब्लेड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द फर्स्ट थिंग टू चेक बिफोर गिविंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने से पहले क्या ऐसी चीज है जो आप चेक करोगे? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओटी का टेम्परेचर चेक करोगे, कंसेंट चेक करोगे, गैस सिलेंडर चेक करोगे, या सक्शन मशीन चेक करोगे? बताइए। अब साहब चेक तो सारे ही करने हैं। अब वापस क्वेश्चन पे आप देखो, टेम्परेचर हम चेक करते हैं, कंसेंट भी हम देखते हैं, गैस सिलेंडर भी हम देखते हैं, सक्शन मशीन भी हम देखते हैं, चीजें सारी चेक करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वापस से क्वेश्चन पे आओ। द फर्स्ट थिंग, पहली सोच क्या रहेगी आपकी? टू चेक, कि अपने को चेक करना बिफोर गिविंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने से पहले। ओटी का टेम्परेचर पेशेंट ओटी में नहीं आता उससे पहले चेक हो जाता है, गैस सिलेंडर उस टाइम चेक हो जाते हैं, सक्शन मशीन भी पेशेंट नहीं आता उससे पहले चेक हो जाते हैं, पेशेंट आने के बाद थोड़ी चेक करते हो। लेकिन एक चीज ऐसी है कंसेंट, जो आप वहां पर आपको पता लगा, ओटी में आके पता लगा कि सर हम इसको एनेस्थीसिया ये देंगे, उस टाइम पे आप कंसेंट चेक कर सकते हो कि कंसेंट है या नहीं है। उसमें कुछ एडिट तो नहीं करना। स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है तो उसमें लिख सकते हो कि कमर में इंजेक्शन लगाया जाएगा, सुई लगाई जाएगी, ठीक है, ताकि आगे वाले को समझने में इजी रहे। तो हम क्या चेक करेंगे? कंसेंट हम चेक करेंगे उस टाइम पे, कंसेंट है या नहीं है एनेस्थीसिया देने से पहले। बाकी चीजें, अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप अगर एनेस्थीसिया दे दो और आप अगर मान लो ये चेक नहीं भी करो तो भी दिक्कत नहीं है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंसेंट ही नहीं है तो कंसेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप एनेस्थीसिया दे दो और बाहर कंसेंट लेने जाओ और वो बोल दे कि भैया मैं तो कंसेंट नहीं दे रहा, मेरे तो पेशेंट के एनेस्थीसिया नहीं दोगे आप, जो भी आप टाइप दे रहे हो। आप बोलो कि यार हम ना पहले सोच रहे थे स्पाइनल दे देंगे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि जीए देंगे, जीए ज्यादा ठीक रहेगा। अब वो बोल दे कि भाई साहब मैं तो स्पाइनल का कंसेंट दे रहा हूँ, जीए का तो नहीं दूंगा, और आपने क्या करा? जीए दे चुके, तो हो गई दिक्कत। तो कार्यक्रम करने से पहले लिखवा लो, कंसेंट पे साइन करवा लो, और चीजें मैनेज हो सकती है। वो वहां मना कर दिया फिर मैनेज नहीं कर पाओगे।
या आपका जीए का प्लान है पेशेंट का, आपने स्पाइनल दे दिया, फिर बाद में आप कंसेंट लिए नहीं और स्पाइनल देने के बाद आप जाके बोल रहे हो कि यार जीए का प्लान था लेकिन अब ये सर्जरी जो है स्पाइनल में भी हो ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि देखो पीएससी के टाइम पे चीजें डिसाइड हो जाती है, ऐसा नहीं है, प्री प्लान्ड होती है सारी चीजें, ऐसा नहीं है एकदम से आपने चेंज कर दिया। लेकिन इन केस बता रहा हूं अगर चेंज हो गई तो फिर, तो इसलिए कंसेंट जो है वो प्रायोरिटी पे रखो। क्लियर है? ये लो, बी इज द राइट आंसर, सीधी सी बात। नेक्स्ट चलिए जी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज गिवन एज प्री मेडिकेशन टू कंट्रोल सिक्रेशन, कि सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ड्रग जो है एज ए प्री मेडिकेशन आप देते हो। प्री मेडिकेशन क्या होता है? प्री मेडिकेशन वो मेडिसिन होती है जो सर्जरी से पहले या एनेस्थीसिया देने से पहले, ओटी में पेशेंट को पहुंचाने से पहले आप दे देते हो। क्या क्या होता है उससे? सर एंजाइटी जो है वो नहीं होती पेशेंट को, एंटी एंजाइटी हम देते हैं। नींद अच्छी आए उसको पेशेंट को, बिफोर वन नाइट सर्जरी के, एक सर्जरी के एक रात पहले जो है पेशेंट अच्छे से सो पा रहा है। सिक्रेशन कम करने के लिए हम उसको ड्रग देते हैं ताकि इंट्यूबेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा सिक्रेशन नहीं हो तो पेशेंट एस्पिरेट नहीं करे। जो बच्चे ओटे में काम कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है। क्यों जी? पता है ना? नहीं पता है तो पता करो भाई। डाइजेपाम देंगे, मिडाजोलाम देंगे, या मेटा क्लोरप्रोमाइड देंगे, या फिर ग्लाइकोपाइरुलेट देंगे। अब क्या बोल रहा है, तो कंट्रोल सीक्रेशन, सीक्रेशन को कम करने के लिए क्या दोगे, तो क्या देंगे हम, ग्लाइकोपाइरुलेट देंगे जी। एंटीकोलिनर्जिक टाइप की ड्रग ये रहती है, जैसे एंटीमेटिक होती है। एंटीमेटिक क्या होती है? जो उल्टी को रोक दे उनको सर हम एंटीमेटिक ड्रग कहते हैं। वैसे ही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है जिसमें हम ग्लाइकोपाइरुलेट कंसीडर करते हैं। क्लियर है? टू कंट्रोल सीक्रेशन, सही बात है। अब ये क्या है, डाइजेपाम मिडाजोलाम क्या है बताओ, करो कमेंट, कमेंट भी कर दिया करो, उससे मुझे पता लगाता रहे कि आप लोग पढ़ते हो। अब तुम कमेंट करोगे तो मुझे ये पता लगेगा कि हाँ भाई 10वें नंबर क्वेश्चन तक ये बच्चा पहुंचा है। मैं बोलता हूँ ना कमेंट करो तो, अच्छा कमेंट नहीं भी करो तो कम से कम खुद तो सोच लो मन में। अब मैं तो बता ही दूंगा अभी ये क्या है, लेकिन आप खुद सोच के रखो तो पता रहे ये क्या है। ये बेंजोडाइजेपिन ड्रग है, बेंजोडाइजेपिन टाइप की ड्रग है ये, ठीक है। मिडाजोलाम और डाइजेपाम, मिडाजोलाम हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। मिडाजोलाम इसलिए भी ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसका टी हाफ जो रहता है, टी हाफ जो रहता है कम होता है, इसका टी हाफ बहुत ज्यादा होता है, इसका 2-3 घंटे होता है, 2 to 3 आवर। काफी बार बता रखी है बात, मैंने पहले भी क्लास में बता रखी है, ठीक है। मिडाजोलाम में हम यूज करते हैं, अच्छे से नींद आ जाती है पेशेंट को, एंटी एंजाइटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, कि इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करने का काम करता है। गोल ब्लैडर करता है, लीवर करता है, स्प्लीन करता है, स्टमक करता है, बताइए बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है बाइल को। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या आएगा बच्चों इसमें? बी इसका राइट आंसर रहेगा 2, लीवर। लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल, फिर वो यूज होता है आगे पूरा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक यहां पर डायग्राम दे रखा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं जी, दिखाई दे रहा होगा। एक डायग्राम दे रखा है, बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फॉलोइंग इमेज, कि इस डायग्राम में, चित्रकला में, जो ये चित्रकला है, इस डायग्राम में जो दे रखा है उसका यूज कहां करोगे, ये पूछा आपसे। ऑप्शंस में पढ़ देता हूं। अरे बड़ा हो जाए यार, छोटा क्यों हो रहा है, पढ़ने में नहीं आएगा क्या? ले आ जा, बहुत बढ़िया, अब आएगा। पहला बोल रहा है टू एड नेजोट्रेक्यल इंट्यूबेशन एज वेल एज टू रिमूव फॉरेन बॉडीज, कि आप इंट्यूबेशन में यूज ले रहे हो और फॉरेन बॉडीज को रिमूव करने में यूज ले रहे हो। दूसरा बोल रहा है टू पुल बैक सॉफ्ट टिश्यू, कि सॉफ्ट टिश्यू को सर्जरी के दौरान जो है पीछे खींचने के लिए आप यूज कर रहे हो ताकि आपको सर्जिकल फील्ड जो है वो अच्छा दिख सके। तीसरा बोल रहा है टू ड्रिल होल इन बोन फॉर प्लेसमेंट ऑफ बोन स्क्रू ड्यूरिंग इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, की ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान जो है बोन के अंदर छेद कर लो ताकि अच्छे से आप जो है स्क्रू वहां पर लगा सको। या फिर बोल रहा है नन ऑफ दीज। अब देखो ये तो नहीं है क्योंकि ये ड्रिल मशीन थोड़ी है, जो ड्रिल यूज करते हैं हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी में वो थोड़ी है, वो काम में आती है बोन के होल करने में, तो ये तो नहीं होगा। पुल बैक सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू को पीछे की तरफ खींच के रखने के लिए रिट्रैक्टर थोड़ी है,
तो ये भी नहीं है। तो क्या आएगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। इंट्यूबेशन के टाइम पे यूज लिया जाएगा और फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए भी वहां पर हम इसको यूज लेते हैं। मैगिल फोर्सेप है जी, सही बात है क्या? क्या है? मैगिल फोर्सेप। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है द नॉर्मल पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच लेवल कितना होता है? 6.45 से लेके 7.35। बी बोल रहा है 7.35 से लेके 7.45। ये बोल रहा है 7.45 से लेके 8.25 और लास्ट बोल रहा है 6.35 से लेके 6.45। अब क्या उड़ा सकते हो वो उड़ाओ, आपको तो कुछ नहीं पता, आपको तो सिर्फ इतनी बात पता है कि भाई साहब ब्लड एसिडिक तो नहीं होता। अब ठीक है, और एक बात ये भी बता दे, थोड़ी थोड़ी बातें तो पता होनी चाहिए। एक बात आपको ये पता है कि न्यूट्रल 7 पे होता है, 7 से ऊपर जाओगे तो बेसिक है, इधर जाओगे तो एसिडिक है। ठीक है, अरे यार एक तो शर्ट मेरी टच हो जाती ना, एसिड है, बेस है। अब देखो, अब इतना पता है, अब साहब एसिडिक तो नहीं होता, इतना भी पता है, तो एसिडिक नहीं होता तो पीएच एसिडिक उड़ा दो। ठीक है, इधर पीएच सर बेसिक का रहने देते हैं, इधर सर बेसिक का रहने देते हैं, इधर एसिडिक का उड़ा दो। ठीक बात है। अब आओ, अब अपने को ये बात तो पता थी कि भाई साहब एसिडिक नहीं है, तो अपने को ये बात भी पता है कि भाई साहब बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। तो थोड़ा बहुत है क्या? 7.35 से लेके 7.45 सर थोड़ा बहुत है। 7.45 से लेके 8.25 नहीं सर, ज्यादा इतना भी नहीं होगा, तो ये 7 के रेंज में रहेगा साहब। तो ये आंसर हो गया, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा, किधर? बेसिक की तरफ। एसिडिक नहीं सर, एसिडिक तो कतई नहीं होता। अरे किसी का खून होता है क्या खारा खारा, मतलब नींबू जैसा होता है क्या? नहीं होता। नहीं मतलब टेस्ट तो नहीं किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पीएच स्केल पे देखते हैं तो कि सर हम क्या पी के बताएंगे क्या खून कैसा होता है? हम क्या पीते हैं क्या जो आप पूछ रहे हो कि टेस्ट कैसा होता है? तो ये पीएच होगी इसकी, ध्यान रहे। अरे सही बात है क्या? वेरी गुड। 7.35 से लेके 7.45 ऐसे ही याद कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द प्रीफर्ड साइज फॉर आईवी कैनुलेशन फॉर इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर आईवी कैनुलेशन करता है तो प्रीफर्ड साइज कौन सी रहेगी? अब अपने को एक बात पता है छोटी सी, कि सर अगर हम 20 से ऊपर जाते हैं तो ग्रोथ साइज बढ़ती है, मतलब 20 से 22 होगी, 24 होगी, फिर 26 होगी, सही बात है। और सर अगर 20 से नीचे आते हैं, मतलब 18 आते हैं, फिर इधर 16 आते हैं, तो ग्रोथ साइज जो है वो जो है आपकी ग्रोथ साइज कम होगी। लेकिन सर हम अगर 20 से इधर आते हैं तो फ्लो रेट बढ़ती है, साइज बढ़ती है। सर इधर जाते हैं तो फ्लो रेट जो है, फ्लो वो कम होता है और चौड़ाई भी कम होती है, तो इसका मतलब इधर वाला ही यूज करेंगे। अब आओ क्वेश्चन पे। अब इन्फेंट बोल रहा है तो इन्फेंट क्या होगा जी? छोटा सा होगा जी, छोटे से में बड़ा सा यूज नहीं ले सकते, मतलब 20 से इधर का तो यूज नहीं लेंगे। 16 ना सर, 20 ना सर, बचा 22 और 26। अब अपने को बच्चा बोलता तो हम 22 नंबर कर सकते थे, लेकिन बच्चा नहीं बोला, या क्या बोला? इन्फेंट, तो 26 ही कर देंगे जी। 26 गेज का होता है, ऐसे याद रहे। 24 आता तो 24 आंसर कर देते, लेकिन यहाँ पर अपने 26 आ रहा है तो 26 आंसर करेंगे। सही बात है क्या? इन्फेंट आईवी कैनुलेशन पे अभी कुछ क्लासेस पहले जिन्होंने जाके नहीं देखी है देख लेना, वहां मैंने उनके फ्लो रेट, कलर कोडिंग वगैरह सब बता रखी है। सही बात है क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है जी, अरे यार क्या क्वेश्चन है भाई, लॉलीपॉप ही कह देते हैं। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट इन, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब कहां इंसर्ट की जाती है? देखो नाम से पता लग रहा है कहां करेंगे। नोस्ट्रिल, माउथ, स्टमक या फिर हैंड? हैंड, ये ऑप्शन देने वाला कोई जोरदार आदमी नहीं है। हैंड। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब हाथ में कहां लगाओगे? ऐसे पकड़ा के खड़ा कर दोगे क्या? ऐसे खड़ा हो जा। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, अब देखो नाम से पता लगा, नेजोगेस्ट्रिक, नाक से जाने वाली ट्यूब जो गैस्ट्रिक पार्ट में जाए, नोस्ट्रिल से जाएगी भाई साहब, सीधी बात है। नाक से कहां जाती है? गैस्ट्रिक पार्ट में जाती है। क्या काम में आती है नेजोगेस्ट्रिक? सर फीडिंग करने के लिए काम में ले सकते हो, ठीक है, या फिर ड्रेनेज के लिए भी काम में लेते हैं। गैस्ट्रिक लावेज वगैरह देना हो तो उस टाइम पे बढ़िया से फ्लूइड भी दिया जा सकता है, लेकिन इसको जो है एनजी ट्यूब बोलते हैं।
नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, क्लियर है, मेडिसिन देने में काम में आती है। पेशेंट स्वेलो नहीं कर पा रहा तो उस कंडीशन में फीडिंग में देते हैं हम। तो ये हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द टर्म एनेस्थीसिया मीन्स कि एनेस्थीसिया जो टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। एनेस्थीसिया टर्म जो है उसका मीनिंग क्या होता है आपसे पूछा है। सेंसेशन, नो सेंसेशन, पेन, नो पेन। द टर्म एनेस्थीसिया कि ये जो एनेस्थीसिया है इसका मतलब क्या है। सेंसेशन नहीं सर, क्योंकि एनेस्थीसिया देने पर क्या होता है, सेंसेशन खत्म हो जाते हैं। नो सेंसेशन, बिल्कुल सही बात है। अब कंफ्यूज कहां हो रहा है, नो पेन और पेन में। पेन तो ऑब्वियस सी बात नहीं होता है तो नो पेन आएगा, लेकिन मतलब इसका क्या होता है, नो सेंसेशन। क्लियर है, इंग्लिश में इसका मतलब ये है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन पूछा जा सकता है। अब कई क्या सोचते हैं कि एनेस्थीसिया, जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने पढ़ा है तो वो तो सही करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी सोच क्या रहेगी। एग्जामिनर ने दिया इसलिए क्वेश्चन इजी है, लेकिन दिया इसलिए, इससे पता लग जाता है कि भाई साहब पढ़ रहा है आगे वाला है, नहीं पढ़ा कभी भी। एनेस्थीसिया देते हैं, साहब दर्द नहीं होता है, यही तो सुना होता है, दर्द ही नहीं होता है, तो फिर नो पेन की तरफ वो जाते हैं। जबकि क्या आएगा, नो सेंसेशन, सेंसेशन नहीं होते हैं। जरूरी थोड़ी है पेन के सेंसेशन हो, सेंसेशन और भी तो होते हैं। हीट के सेंसेशन होते हैं, कोल्ड के सेंसेशन होते हैं, टच के सेंसेशन होते हैं, वो सेंसेशन है। तो नो पेन नहीं आके क्या आएगा, बी। देखो ऐसे जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन ये जो चीजें बता रहा हूँ इससे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट बोल रहा है नॉन इन्वेजिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग आर्टीरियल ऑक्सीजन। आर्टीरियल ऑक्सीजन का पता करने के लिए कौन सा मेथड जो है रहेगा नॉन इन्वेजिव। एबीजी, एबीजी की फॉर्म क्या होती है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, पल्स ऑक्सीमेट्री, ब्लड एग्जामिनेशन, या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। बताइए क्या रहेगा। दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है इन्वेजिव मेथड, एक होता है नॉन इन्वेजिव मेथड। ये मेथड कौन सा है साहब, नॉन इन्वेजिव बोल रहा है। नॉन इन्वेजिव मतलब आप बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगे, तो एबीजी नहीं होगा। क्यों सर, एबीजी करने के लिए ब्लड का सैंपल लेना होता है आर्टरी से, ठीक है, और आर्टरी का सैंपल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर एंटर होना पड़ेगा। तो ये फिर नॉन इन्वेजिव कैसे हुआ, तो नहीं हुआ। सर ब्लड एग्जामिनेशन करने के लिए भी ब्लड लेना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। पल्स ऑक्सीमेट्री, सर इसमें कोई ब्लड लेने की जरूरत नहीं है, ना बॉडी के अंदर एंटर नहीं जरूरत है। पल्स ऑक्सीमीटर लगा दो सर फिंगर टिप पे, फिंगर टिप पे लगा सकते हैं, ईयर पिन्ना पे लगा सकते हैं, टिप ऑफ द नोज पे लगा सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर, सर इससे ऑक्सीनेशन पता लग जाएगा। क्या बताता है ये सर, एसपीओ2 बताता है। एसपीओ2 96 से लेके 100। सीओपीडी का पेशेंट है तो 90 तक भी रहेगा, 91 भी रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। क्या दो तरीके की लाइट इमिट करता है ये, एक करता है रेड लाइट, एक करता है इंफ्रारेड लाइट। जो रेड लाइट होती है ये एब्जॉर्ब होती है जाके ज्यादा ज्यादा, हालांकि दोनों में एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड, लेकिन ज्यादा कहां एब्जॉर्ब होगी सर, जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, O2 नहीं है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में एब्जॉर्ब होगी ज्यादा रेड लाइट। और दूसरी कौन सी होती है, इंफ्रारेड। गलत लिख रहा हूं, इंफ्रारेड। ये कहां एब्जॉर्ब होगी, ये एब्जॉर्ब होगी सर वो ब्लड जिसमें, वो एचबी जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है, वहां पर एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। दो तरीके की लाइट ये इमिट करता है। ये होती है 660 नैनोमीटर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड की कितनी, 940 नैनोमीटर। बियर्स लंबर्ट लो पे ये वर्क करती है। सारी चीजें बता दी यार, जो जो पूछी जा सकती है। और भी है हालांकि बताने लायक, तो कि सर पल्स ऑक्सीमेट्री में एरर्स कब कब आते हैं, किसी ने नेल पेंट लगा रखी हो, स्पेशली ब्लू कलर की नेल पेंट, गलत रीडिंग आएगी, ठीक है, ज्यादा लगा रखी हो तो। किसी ने नकली नाखून लगा रखा हो, आर्टिफिशियल नेल, तो गलत रीडिंग आएगी, ठीक है। किसी ने डार्क पिगमेंटेशन कर रखा हो, जैसे उसको ओबेसी बात है नेल पेंट ही बोलते हैं, लेकिन कुछ और भी लगा रखा हो सकता है नेल पेंट नहीं हो, कुछ और चौपट रखा हो, कुछ भी लगा सकता है आदमी यार। आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में, तो ये भी कुछ भी हो सकता है। एआई बहुत डेंजर हो गया, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। इंस्टा खोलते हैं, कुछ चीजें तो ऐसे आती है जो
यकीन नहीं होता ये एआई है कि रियल है। नहीं, मैं तो रियल हूँ, मैं एआई नहीं हूँ। तो उन चीजों से आर्टिफिशियल नेल, आपके नेल पेंट और भी चीजें, उनसे फिर क्या होता है, गलत रीडिंग आपको देखने को मिलती है। या फिर हाथ, मतलब जो एक्सट्रीमिटीज होती है बहुत ठंडी हो गई है, या फिर मूवमेंट है उनमें फ्रिक्वेंटली, तो दिक्कत आएगी, तो फिर रीडिंग गलत आती है। ठीक है, तो ये हो गया 20 का राइट आंसर, पल्स ऑक्सीमेट्री। क्लियर है? पल्स ऑक्सीमीटर के एरर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बता सकते हो आप। सिवरिंग हो रही है किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा, तो रीडिंग गलत आती है। तो ये 4-5 पॉइंट हो गए, और भी है इसमें पॉइंट। ठीक है, और आप कमेंट कर देना, और आप कमेंट कर देना जी, जो मैंने बताया है इनके अलावा आपको और कोई दिख रहा हो जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर में एरर्स के चांसेस रहते हैं, तो कमेंट कर देना। कमेंट का ऑप्शन है अपने, पैसे भी नहीं लगते उसके, फ्री में कमेंट होता है। बोल रहा है इन ए थायराइडेक्टोमी ए लूप रिट्रैक्टर रिट्रैक्ट द। आप किसी पेशेंट के थायराइडेक्टोमी कर रहे हो, ठीक है, वहां पर लूप रिट्रैक्टर क्या करेगा? रिट्रैक्ट किसको करेगा, मतलब थायराइड वेन को रिट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सर्वाइकल फेसिया को रिट्रैक्ट करेगा, या फिर स्टर्नोमेस्टोइड मसल जो होती है उनको रिट्रैक्ट करेगा, या फिर प्लास्टिम्स मसल जो होती है उसको रिट्रैक्ट करेगा? बताइए। तो देखो क्या कर रहे हैं, थायराइडेक्टोमी कर रहे हैं, यहां पर कौन सी मसल होती है, यहां पर होती है स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, ये रिट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पूछ लिया जी, पाइपलाइन का प्रेशर पूछ लिया आपसे, हिंदी में भी दे रखा, देखो पीएसआई। पाइप्ड गैस प्रेशर शुड बी, मतलब सेंटर सप्लाई पाइपलाइन का प्रेशर आपसे पूछा है कितना रहता है, 30 से 35 पीएसआई, 20 से 25 पीएसआई, ठीक है, पीएसआई और जी भी लिख रखा आ गया, मतलब गैस का प्रेशर 50 से 55 या फिर 40 से 45। बताइए। अब सीधी बात करते हैं सेंटर सप्लाई पाइपलाइन की, क्वेश्चन को तो छोड़ो। सेंटर सप्लाई पाइपलाइन का सबसे पहले जो सेफ्टी मैकेनिज्म होता है वो होता है DISS, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। जैसे उसमें क्या था, आपके सिलेंडर में सर वहां पिन इंडेक्स सिस्टम था, तो यहां पर क्या डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम है। इसका प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है इसका 50 से 55 पीएसआई, 50 से 55 पीएसआई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कर रहा हूं, तो सी इज द राइट आंसर। कलर कोडिंग भी होती है इसमें, जो आपके व्हाइट कलर की रहेगी वो रहेगी ऑक्सीजन के लिए, जो आपके ब्लू कलर की रहेगी वो रहेगी नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, और येलो कलर जो है सेंटर सप्लाई सेक्शन के लिए होता है। आप कभी हॉस्पिटल में जाओ तो देखना, आपको दिख जाएगी सेंटर सप्लाई पाइपलाइन। ठीक है, कहां से ऑपरेट हो रही होती है, ये जो मैनीफोल्ड रूम होता है। अब मैनीफोल्ड रूम क्या बला है, जहां पर सारे सिलेंडर्स एक साथ अटैच होते हैं, लगे हुए होते हैं, 4 से 8 सिलेंडर तक होते हैं, एच टाइप के सिलेंडर होते हैं। अब ये एच टाइप क्या है, सबसे छोटे सिलेंडर होते हैं उनको बोलते हैं ए टाइप, सबसे बड़े होते हैं उनको बोलते हैं डबल एच टाइप सिलेंडर। ई टाइप का सिलेंडर जो है एनेस्थीसिया मशीन के साथ में अटैच किया जाता है। तो एच टाइप के सिलेंडर 4 से 8 लाइन से लगे होते हैं, वहां से पूरे ऑक्सीजन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है, उसको बोला जाता है मैनीफोल्ड रूम। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया क्या, सी इसका राइट आंसर। चलिए, तो ये हो गई है बच्चों आज की क्लास। बच्चों उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी हुई है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, देखो हालांकि इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती है, लेकिन मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं डेली क्लासेस लूं, डेली क्लास अपलोड करूं, ताकि कम से कम डीएसएसबी तक तो मैं जो है डेली क्लास अपलोड करूं, ताकि आप लोग काफी कुछ अच्छा सीख सको। और बच्चों थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना जो है ट्रस्ट दिखाते हो। आप लोग बच्चे क्लासेस के लिए वेट करते हैं, मेरे पास काफी डीएम्स आते हैं इंस्टा पे, बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर क्लासेस रेगुलर कीजिए, डेली क्लास लीजिए, लेकिन देखो समय सीमा कुछ ऐसी है, और परिवार में शादियां ये वो काफी चलती जाती है चीजें, तो उस कारण से मैं समय थोड़ा कम दे पाता हूँ। लेकिन अब मैं जो है, अभी मैं इन सब चीजों से थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो मैं अब कोशिश करूंगा डेली में जो है एक क्लास आपके कम से कम लेके आऊं, कम से कम एक तो लेके आऊं, और कोशिश करूंगा और ज्यादा अगर मैं थ्योरी क्लासेस भी ला सकूं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्लासेस सारी देख लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा इससे। सेकेंड थिंग, बच्चों तक पहुंचाइए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ये, ताकि उनको जो है हेल्प मिल सके।
तो चलिए बच्चों, हालांकि देखो अपने पास समय कम है, डीएसएसबी के लिए काफी समय कम है, अभी तो अपनी क्लासेज क्या 10 क्लासें अपलोड हुई है, उसमें से भी थ्योरी क्लासेज है, एमसीक्यूज तो बहुत कम है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इन क्लासेस में से भी जो है क्वेश्चन वहां पर देखने को आपको मिले। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस।